जय हिंद दोस्तों। तो रिसेंटली सीएपीएफ का पेपर कंडक्ट हो गया है और इनमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे सबसे पहले और वन बाय वन सभी सब्जेक्ट्स का डिस्कशन करेंगे। पहले समझ लेते हैं ट्रेंड, किस तरीके का क्वेश्चन रहा, डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, कितने क्वेश्चंस डुएबल रहे। तो देखिए, जो इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चंस की नंबर की बात करें तो ये क्वेश्चन थे 15 सवाल थे जो डायरेक्ट हिस्ट्री के आप बोल सकते हैं। इनमें से जो डुएबल की अगर हम बात करें तो जो 6-7 क्वेश्चन थे वो हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज थे, जिनमें हम कह सकते हैं डेफिनेटली ये क्वेश्चन डुएबल थे क्योंकि काफ़ी सारे पीवाईक्यूज थे इनमें। बाकी के जो अप्रोक्स 8 क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थे, ना ही वो स्टैंडर्ड सोर्स से एनसीईआरटी से हैं, वो भी हैं बुक से, बट वो काफ़ी पुरानी बुक्स हैं जो अभी उतने यूज़ में नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तो ये कि उन्हें टैकल कर पाना एग्जाम में लिटरली बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये हमारे कोर एरियाज होते हैं 6-7 सवाल जिनकी हम अभी बात करेंगे, और जो क्वेश्चंस डुएबल हैं, एनसीईआरटी से हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, उन पर हम अभी बात करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर है, तो ये एक काफ़ी अच्छा डुएबल क्वेश्चन था। तो देखते हैं इनमें किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो ये स्टेटमेंट वाइज है, हमें करेक्ट बताना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आप पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ओके, तो देखिए क्या कहा जा रहा है। थर्ड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है वो लंदन में मिली नवंबर 1932 में, और इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो डिस्कशंस हुआ, इसी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतों को जो स्वायत्तता दी गई थी, ऑटोनॉमी दी गई थी, प्रोविंसेस जो थे उन्हें उस चीज़ का फेवर नहीं किया गया था। चौथा ये कह रहे हैं जो गवर्नर है उन्हें कोई पावर नहीं मिली थी 1935 के एक्ट से कि वो कोई प्रोविंस को एडमिनिस्टर कर सकें। इसे समझने से पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सिविल सर्विसेज 2005 का क्वेश्चन है। इसमें भी 3 स्टेटमेंट है। पहला ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, यानी जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की गई डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा। दूसरा ये कह रहे हैं कि पूना एक्ट में स्पेशल प्रोविजंस मिले डिप्रेस्ड पीपल के रिप्रेजेंटेशन के लिए, किन में, लोकल बॉडीज में और सिविल सर्विसेज में। और तीसरा ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया। तो अगर हम इसमें समझें कौन सा सही है, तो तीसरा बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया क्योंकि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था और उसी टाइम डेडलॉक बन गई थी। 1930 में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, 1931 में दूसरा, और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो जो सेकेंड वाला था इसमें कांग्रेस ने और गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, बट यहीं पे डेडलॉक की सिचुएशन बन जाती है, तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेती है कांग्रेस। तो तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है और पहला भी सही है, बट दूसरा यहाँ पे गलत है। जो पूना पैक्ट है इसमें कह दिया गया है कि डिप्रेस्ड पीपल के लिए लोकल बॉडीज और सिविल सर्विसेज में, ऐसी कोई बात नहीं देखने को मिली थी कि सिविल सर्विसेज और बाकी, ये हम पढ़ते हैं अलग से। ठीक है, सेकेंड गलत है, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही है। अगर यहाँ पे हमें ये पता है कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो नवंबर 1932 में हुई, ये बिना कांग्रेस के पार्टिसिपेशन के हुई। दैट मीन्स पहला सही है और हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पे बचते हैं। आगे देख लेते हैं, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये है या नहीं, उससे पहले हम थर्ड को देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डिड नॉट फेवर द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है, ये सारा मैंने करवाया है बैच में भी, यूट्यूब पे भी। देखिए क्या कह रहे हैं, सीआईएसएफ के पेपर में पूछा गया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सबसे रिडीमिंग फीचर था। तो जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में क्या क्या मिला, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक इंपॉर्टेंट फीचर थी। ठीक है, यहाँ पे तीनों सही है, तो यहाँ पे भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, जेपीएससी में पूछा गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। बहुत बार पूछा गया, मैंने 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे लिए। तो यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, बट यहाँ इन्होंने कह दिया कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को फेवर नहीं किया। साफ तौर से गलत है, क्योंकि मुख्य रूप से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की ही बात की गई थी। जैसे ही आप तीसरा एलिमिनेट करते हैं, आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में केवल थर्ड को भी पढ़ें और यहाँ से समझें, क्योंकि बार बार ये पूछा गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जो आइडिया है वो कहाँ से फेवर किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के द्वारा, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है वो ये बताता है कि रुद्रदामन के टाइम पे 72 ईयर चल रहा था। कौन सा? शक कैलेंडर का। और उस टाइम पे एक टेरिबल स्टॉर्म आता है, यानी एक काफ़ी तेज़ आंधी आती है। तो क्या टाइम रहा होगा उस टेरिबल स्टॉर्म का? और ये हमें पूछ रहे हैं CE यानी AD आप बोल सकते हो। तो देखिए, जो ये कैलेंडर है ये हमें समझना पड़ेगा, बट इससे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन फर्स्ट का शक ईयर 465 में ये इंस्क्राइब किया गया था। तो अगर हम इसे विक्रम संवत में डेट करें तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ईयर होगा? यानी अगेन ये भी कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये इसके मुकाबले ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बस AD से शक एरा में कन्वर्ट करना है। बट यहाँ आप देखो तो शक एरा से आप पहले AD में पहुँचोगे, उसके बाद फिर आपको विक्रम संवत में भी पहुँचना होगा। क्या लॉजिक है समझते हैं। पहले समझते हैं एरा के बारे में, क्योंकि एक और सवाल है सेम इसी पेपर में पूछा गया। आपको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में अरेंज करना था एराज को, जो सबसे पहले से शुरू करना था। तो यानी कैलेंडर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये हम बैच में कवर करते हैं। यूट्यूब पे ये अभी मैं नहीं करवा पाया हूँ, बट ये क्वेश्चन मैंने ज़रूर करवाया है, ठीक है। तो जो विक्रम एरा है वो 58 BC, ठीक है, 58 BC में शुरू की गई विक्रमादित्य के द्वारा। और इसमें हम देखते हैं विक्रमादित्य किंग थे, ठीक है, हाँ, हु ड्रोव द सकाज आउट ऑफ उज्जैन एंड फाउंडेड द एरा टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। तो समझ में आ रहा है कि जो सकाज हैं उन्हें ये बाहर करते हैं उज्जैन से, और इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए विक्रम एरा इस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद शक एरा है, और हाँ ये कई बार आप 57 भी देखोगे तो वो तो डेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं शक एरा 78 AD में ये स्टार्ट की गई कनिष्क के द्वारा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये BCE में है, राइट, और ये AD में है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए गुप्ता एरा, ये 320 AD में स्टार्ट की गई, और प्रोबेबली ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के एक्सेशन के टाइम पे मानी जाती है, ठीक है। ये भी हम पढ़ते हैं गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे अलग से। इसके बाद हर्षा एरा है। अगर आपको याद हो या ध्यान हो कि किस सेंचुरी में है हर्षवर्धन, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा पाओगे काफ़ी ईजिली, ठीक है। 606 AD से स्टार्टिंग मानी जाती है। इसके बाद कालचूरी एरा है, और ये एक स्मॉल डायनेस्टी थी, बट ये मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पे भी कालचूरी डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि मुझे जो लगा ट्रेंड एनालिसिस से कि जो माइनर डायनेस्टीज़ हैं, खास तौर से 3rd सेंचुरी के बाद, 3rd सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच, उन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो हमने बहुत सारी डायनेस्टीज़ कवर की हैं, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे कवर कर लीजिएगा। वैसे इस वीडियो का टाइटल ही है एंशिएंट डायनेस्टीज़। तो ये इन्हें त्रिकूट भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, त्रिकूट किन्हें कहा जाता है, किस डायनेस्टी को, ठीक है। तो कालचूरी एरा को ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए लक्ष्मण एरा। तो ये जो लक्ष्मण एरा है ये लक्ष्मण सेन के द्वारा स्टार्ट की गई, लक्ष्मण सेन के द्वारा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको डायनेस्टीज़ के बारे में जब बताया था तो उस टाइम पे बंगाल में काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ थी, जिसमें एक मेजर डायनेस्टीज़ थी पाल डायनेस्टी। तो पाल डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आती है बंगाल में वो होती है सेन डायनेस्टी, ठीक है। सेन डायनेस्टी में भी काफ़ी सारे माइटी रूलर्स होते हैं, जिनमें से एक होते हैं लक्ष्मण सेन। तो इन्हीं लक्ष्मण सेन के द्वारा लक्ष्मण एरा स्टार्ट की गई थी 1119 AD में। इसके बाद फिर एरा ऑफ कलयुग है, और उसके बाद बुद्ध एरा है, फिर महावीर एरा, और इसके बाद सप्तऋषि कहते हैं इसे, और फिर उसके बाद नेवार एरा आता है नेपाल का, फिर कोल्लम एरा है केरला का, और इसके बाद विक्रमादित्य 6 जो कि चालुक्य डायनेस्टी के होते हैं, इनकी एरा देखने को मिलती हैं। इनमें से इम्पॉर्टेंट कौन है? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट, ओके। हाँ, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो विक्रम एरा है पहला, और दूसरा शक एरा, तीसरा गुप्ता एरा, ठीक है। कालचूरी एरा के बारे में भी पूछा गया है, और इसके बाद हमें जो समझना है वो कोल्लम एरा, ठीक है। ये 5 जो है हमें अलग से ध्यान रखने हैं। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन, हाँ, तो देखिए ये 72 है जब शक एरा में, हमें इसमें पहुंचना है CE में, राइट। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब 78 साल बीत गए, 78 साल जब बीत गए तब जाकर जो जिस कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं उसमें जब 78 साल बीत गए तब जाकर स्टार्ट हुई शक एरा, राइट। और अब शक एरा में भी 72 बताया गया है, तो ये AD में कितना हुआ? पहले से 78 हो रखा है, उसके बाद 72 ईयर्स बीते हैं, तो 150 AD हुआ। आई होप ये क्लियर होगा आपको कि क्यों हम 78 ऐड कर रहे हैं। अब देखिए शक एरा 465 इन्होंने ऑलरेडी बताया है, और इसमें कहा गया है विक्रम संवत में क्या हिसाब होगा। तो अगर ये 465 ऑलरेडी बीत गया है शक एरा में, आप समझिए,
तो हमें पहुंचना है विक्रम एरा में। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें सबसे पहले शक एरा वाली बात है जो 78 ऐड करना होगा, इसके बाद फिर विक्रम एरा 58 ऐड करना होगा। तो ये कितना बनेगा 601। ठीक है, तो इसी से आप कह सकते हो ये इंस्पायर्ड है इस तरीके का क्वेश्चन। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। हाँ, ये क्वेश्चन जो था इसमें भी आप देख सकते हो शक एरा सबसे पहले देखने को मिलेगी, नहीं सबसे पहले तो यहाँ पे विक्रम एरा देखने को मिलेगी क्योंकि ये BC में है। इसके बाद आएगी शक एरा 78 AD, इसके बाद कालचूरी एरा है जो कि 248 में है, देन है गुप्ता एरा और इसके बाद आएगी हर्षा एरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा है, एक बार मैं चेक कर लूँ। सबसे पहले आई है विक्रम एरा, राइट, उसके बाद विक्रम एरा के बाद आई है शक एरा, उसके बाद शक एरा के बाद है कालचूरी। तो ये आंसर यहाँ पे जो है इन्होंने गलत मार्क कर रखा है, आंसर यहाँ पे डी सही है। ठीक है, डी सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नल ईर द्वीप प्रबंधम के बारे में पूछा जा रहा है। तो नल ईर द्वीप प्रबंधम के बारे में हम पढ़ते हैं, बट उससे पहले हमें NCERT तो कवर करना ही है। बट इस क्वेश्चन को देखिए, ये CDS का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था आपसे कि 10th सेंचुरी में नल ईर द्वीप प्रबंधम के कंपोजर कौन है, यानी कि इन्होंने लिखा है। आंसर इसका अल्वार्स है। UPSC का रिसेंटली पेपर हुआ जियो साइंटिस्ट का, इसमें भी पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कह रहे हैं नल ईर द्वीप प्रबंधम एक एंथोलॉजी है अलवार सेंट्स के कॉम्पोजिशन की, यानी जो अलवार सेंट्स थे, अलवार जो संत थे, उन्होंने जो कॉम्पोजिशन लिखी उनकी एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी का मतलब क्या है, बुक्स का कंपाइलेशन। दूसरा देखिए तेवरम क्या है, तमिल सेव हाइम्स, हाइम्स का मतलब मंत्र होता है, इनका ये कलेक्शन है। दूसरा कह रहे हैं नल ईर द्वीप प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में भी डिस्क्राइब किया जाता है। समझ लेते हैं एक एक करके। तो ये जो बुक है ये सबको पता है, थीम्स NCERT पढ़ाई है मैंने यूट्यूब पे, राइट। थीम 1 थीम 2 कंप्लीट है, थीम 3 में आई थिंक 2 चैप्टर बचे हैं, बहुत जल्द हम कवर कर लेंगे। तो इसमें देखिए कास्ट के लिए क्या एटीट्यूड था लोगों का, इस चीज़ पर बात की गई है। तो 2 तरीके के भक्ति सेंट्स हमें देखने को मिले इनिशियली, पहले है अलवार और दूसरे हैं नैनार्स। आपको जो सबसे प्रमुख बात याद रखनी है यहाँ पे वो ये कि जो अलवार सेंट्स हैं ये भगवान विष्णु के भक्त हैं, वैष्णव सेंट्स हैं, और जो नैनार सेंट्स हैं ये भगवान शिव के भक्त हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अलवार्स और नैनार्स ने एक मूवमेंट की स्टार्ट करी, ये बेसिकली कास्ट सिस्टम का विरोध करते हैं और ब्राह्मण्स की डोमिनेंस के खिलाफ, और इसके बाद ये रिफॉर्म सिस्टम में रिफॉर्म लाना चाहते हैं। तो इस चीज़ में अगर हम देखें तो इनके अलवार्स और नैनार्स के ट्रेडिशन में इंपॉर्टेंस ये देखने को मिलती है कि ये वेदाज के हिसाब से इंपॉर्टेंट कंपोजिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अलवार्स की कंपोजिशन है जिसे हम नल ईर द्वीप प्रबंधम कह रहे हैं, इसे तमिल वेद के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। तो आई होप आप इसका लॉजिक समझ पा रहे हैं कि जो ये कास्ट सिस्टम है, राइट, और या फिर आप कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंस है उन्हीं के बराबर की इंपॉर्टेंस की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अलवार से उनकी कॉम्पोजिशन है नल ईर द्वीप प्रबंधम, ठीक है, जिसे तमिल वेद कहा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है कौन, नल ईर द्वीप प्रबंधम, ये बाकी 4 वेदों की तरह ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, विमेन डिवोटीज, इससे भी सवाल आया है, जिसमें जो क्वेश्चन था वो एक लाइन का है, आपको ध्यान वो रखना है कि जो अंडल है, अंडल जो सेंट है ये अलवार हैं। ठीक है, अलवार सेंट है, नैनार नहीं, ये ध्यान रखिएगा। नाम से आप स्टार्टिंग का लेटर भी मिलाकर याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडाल सो हरसेल्फ एज द बिलवेड ऑफ विष्णु, तो ये वैष्णव सेंट है यानी अलवार हैं, नैनार नहीं। ठीक है, उनके जो वर्सेज हैं वो अपने डाइटी के लिए उनके लव को एक्सप्रेस करते हैं। एक दूसरी विमेन है, नाम है कराइकल अमियार, ये जो कराइकल अमियार है ये शिवा डिवोटी हैं, दैट मीन्स ये नैनार हैं। ठीक है, आई होप आप इसे नोट भी कर लेंगे क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार हमने कवर भी किया है। ये जो चैप्टर है भक्ति सूफी वाला, इसमें हमने इन चीज़ों को ऑलरेडी समझा है। हाँ, तो 10th सेंचुरी तक हम देखते हैं कि 12th अलवार, ये जो 12 सेंट्स हैं ये अलवार सेंट्स हैं। ठीक है, अलवार सेंट्स 12 थे। इन्होंने एक एंथोलॉजी को कंपाइल करा जिसे नल ईर द्वीप प्रबंधम कहा जा रहा है। इनमें अपार, संबदार और सुंदरार जो पोयम्स हैं ये तेवरम को कंपोज करते हैं। तेवरम क्या है, अगेन आप देखो तो ये कलेक्शन है जो 10th सेंचुरी में देखने को मिली। अब सारे क्वेश्चन इजीली होंगे। तो नल ईर द्वीप प्रबंधम अलवार्स का है ना कि नैनार्स का, तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नल ईर द्वीप प्रबंधम इज एन एंथोलॉजी ऑफ अलवार सेंट्स कॉम्पोजिशन, बिल्कुल सही। तेवरम इज द कलेक्शन ऑफ तमिल सेव हाइम्स, अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही। नल ईर द्वीप प्रबंधम को तमिल वेद कहते हैं, बिल्कुल सही। आंसर इज ऑप्शन सी।
भक्ति मूवमेंट के बारे में पूछा गया, नलीर दीप प्रबंधम इज ऑल्सो नोन एज तमिल वेद, अभी हमने पढ़ा है, ये सही है। अंडाल वाजा अलवर, अभी हमने याद किया है, इसे सही है। कराइकल अमयार वाजा डिवोटी ऑफ विष्णु, ये गलत कह दिया इन्होंने, कराइकल अमयार वाजा डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, ये अभी हमने पढ़ा, राइट। अगेन देख लेते हैं एक बारी, ये देखिए। चौथा है मेटल इमेजेस ऑफ सेंट्स अपार एंड सुंदरार वर मेड एंड देन कॉन्सिक्रेटेड इन शिवा टेम्पल, तो ये भी है, ठीक है, इसी चैप्टर में आप पढ़ना, नेक्स्ट पेज में इस पर बात की गई है और ये मैंने पढ़ाया है, ठीक है, आप उस वीडियो को रेफर करिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये तो खैर आसान सवाल है, नलीर द्वीप प्रबंधम के बारे में, यहीं पे अलवार्स देखने को मिल रहा है, ये अलवार्स की कंपोजिशन है जो एंथोलॉजी में कंपाइल की गई। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कवर किया और तीनों हमने देखा कि ये PYQs ही हैं ऑलमोस्ट। अगला सवाल देखिए, रोलेट एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ये कह रहे हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास की गई, दूसरा कह रहे हैं खिलाफत कमेटी बनी इस एक्ट को अपोज करने के लिए, तीसरा कह रहे हैं जब गांधी जी अरेस्ट हुए तो लोकल लीडर्स को अलो किया गया कि आप प्रोटेस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें गलत पूछा गया है, सही नहीं, तो इसमें 2 बातें गलत है। पहली बात तो ये कि खिलाफत कमेटी जो है वो अली ब्रदर की लीडरशिप में देखने को मिली, बाद में गांधी जी भी लीडरशिप लेते हैं इनकी, बट ये बेसिकली जो टर्की के लिए एटीट्यूड था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसे बदलने के लिए देखने को मिली, राइट। रोलेट एक्ट से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, तो सेकंड गलत है। अगला ये कह रहे हैं कि गांधी जी जब अरेस्ट किए गए तो लोकल लीडर को प्रोटेस्ट कंटिन्यू करने का मौका मिला, ये गलत है। प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो है वो ब्रिटिश काफ़ी हैवी हैंडेड अप्रोच अपनाती है और फोर्सफुल्ली क्राउड्स को डिस्पर्स करती है, थाउजेंड्स ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट को अरेस्ट करती है जिनमें गांधी जी भी शामिल थे। तो यहाँ कह दिया गया है कि लोकल लीडर वर अलाउड, ये तो गलत है। और ये आप लॉजिकली भी समझ सकते हो कि क्यों अलाउ किया जाएगा, ब्रिटिशर जब कंपेल करेंगे तो पूरे तरीके से की जाएगी, ठीक है। तो 2 गलत है और हमें गलत पूछा गया, तो आंसर मेरे ख्याल में बी होना चाहिए। अगर आप किसी भी मेरे द्वारा बताए गए किसी भी आंसर से असहमत हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट करिएगा, उस पर हम विचार करेंगे दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महानवमी डिब्बा के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कह रहे हैं कि ये वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट में सिचुएटेड है विजयनगर शहर में, दूसरा कह रहे हैं कि महानवमी डिब्बा में ही विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड है। ये तो हम पढ़ेंगे ही, बट पहले कुछ PYQs देखते हैं। महानवमी डिब्बा का जो स्ट्रक्चर है ये किस जगह पे लोकेटेड है, ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के पेपर में पूछा गया और ये रिसेंट का ही है और ये सारा मैंने कवर करवाया है। इसका आंसर है हम्पी, ऑब्वियसली, क्योंकि हम्पी में ही हमें महानवमी डिब्बा के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। रिचुअल पर्पसेज के लिए यानी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किस प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता था विजयनगर एम्पायर के द्वारा, तो आंसर है इसका महानवमी डिब्बा। ये CDS का क्वेश्चन है। क्या है ये महानवमी डिब्बा, समझते हैं इसे। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। ओके, द किंग्स पैलेस इज द लार्जेस्ट ऑफ द एनक्लोजर बट हैज़ नॉट यील्डेड डेफिनेटिव एविडेंस ऑफ बीइंग अ रॉयल रेजिडेंस। तो देखिए जो हम्पी है, हम्पी के जो र्यून्स हैं उनमें हमें कुछ बातें समझनी है। पहली चीज़ ये कि कुछ हमें प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे एक तो है महानवमी डिब्बा। क्या है ये, तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है डिटेल में। ये देखिए महानवमी डिब्बा, द एंटायर कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल विथ अ स्ट्रीट रनिंग बिटवीन देम। द ऑडियंस हॉल इज अ हाई प्लेटफॉर्म विथ स्लॉट्स फॉर वुडन पिलर्स एट क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल। इसके बाद इनमें एक सीढ़ियाँ हैं जो 2nd फ्लोर तक जाती हैं और इस तरीके से ये इन पे ये पिलर्स खड़े हैं। ये जो पिलर्स हैं ये क्लोजली स्पेस्ड हैं और इनमें बहुत कम जगह है, ठीक है। और ये लोकेटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी। द महानवमी डिब्बा इज अ मैसिव प्लेटफॉर्म, ठीक है, यही बात हमें समझनी है। मैसिव प्लेटफॉर्म राइजिंग फ्रॉम अ बेस ऑफ अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट टू हाइट ऑफ 40 फीट। इसके बाद ये एविडेंस भी देखने को मिलता है कि ये सपोर्ट करती है एक वुडन स्ट्रक्चर को और इसका जो बेस है प्लेटफॉर्म का, इनमें रिलीफ कार्विंग है। तो जो महानवमी डिब्बा है ये एक तरीके का मंच है, प्लेटफॉर्म है जो जमीन से ऊंचाई पर है, लगभग 11,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर ये इनका बेस है और ऊंचाई है लगभग 40 फीट की। तो ये कुछ है, इनमें कार्विंग्स देखने को मिलती हैं। ये जो कार्विंग्स हैं ये वुडन स्ट्रक्चर की देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी है। और ये जो रिलीफ कार्विंग है काफ़ी डिटेल्ड है, हालांकि इमेज थोड़ी ब्लरी है, बट आप इंटरनेट पे देखिएगा महानवमी डिब्बा के बारे में। तो जब भी आप महानवमी डिब्बा सुनो तो आपको ये समझ आना चाहिए कि एक तरीके का अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है जो हम्पी में देखने को मिलता है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट में है विजयनगर में, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है विरूपाक्ष टेम्पल इसमें लोकेटेड है, नहीं ये तो खुद ही एक प्लेटफॉर्म है, इनमें टेम्पल लोकेटेड नहीं है। विरूपाक्ष टेम्पल और महानवमी डिब्बा अलग अलग
चीज़ें हैं, ठीक है। और विरूपाक्ष टेम्पल जो है वो दूर हैं महानवमी डिब्बा से, अप्रोक्स 3-4 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है। तो सेकेंड गलत है, पहला सही है। और भी सवाल पूछे गए हैं, जैसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था किनमें, एनडीए में। एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया है कि ये जो महानवमी डिब्बा है ये एक जाइंट बॉक्स है जिनमें मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं महानवमी फेस्टिवल में। दूसरा कह रहे हैं ये एक मैसी प्लेटफॉर्म का नाम है जिनका जो बेस है उनमें रिलीफ कार्विंग देखने को मिलती है। हमें पता है पहला गलत है, दूसरा सही है। ये कोई मिठाई का डब्बा नहीं है, ठीक है। महानवमी डिब्बा, हालांकि इसके नाम के पीछे भी बताई जाती है स्टोरी कि मे भी महानवमी के दिन इनमें रिचुअल्स परफॉर्म होते थे, महानवमी का जो त्यौहार है ना उनमें, ठीक है। बट ये कोई मिठाई वगैरह से एसोसिएटेड नहीं है, तो पहला गलत है। और दूसरा ये एक मेसी प्लेटफॉर्म है, हाँ बिल्कुल सही है, जिनमें रिलीफ कार्विंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया, तो आंसर इसका बी है। और ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, रिचुअल पर्पसेज के लिए इनका यूज किया जाता था महानवमी डिब्बा का। तो इसका भी हमने आंसर कवर कर लिया है, ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये वो क्वेश्चंस थे जिन्हें मैंने इजी टू मॉडरेट कहा। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो स्टैंडर्ड सोर्सेज से नहीं हैं। हालांकि मैं उनके आंसर्स आपको ज़रूर बताऊंगा, बट ऐसा है कि उनमें जब हम पढ़ते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस को, तो एक बात हमेशा रह जाती है कि क्या इस तरीके की प्रिपरेशन के लिए हम अलग से सोर्सेज फॉलो करें, तो इसका जवाब है नहीं। बाकी जो सेक्शंस हैं, ज्योग्राफी या अन्य जो सेक्शन है इकोनॉमिक्स, उनमें हमें क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ानी होगी। जो रियलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे। इसके अलावा मैथ्स के जो सेक्शन थे सीएपीएफ में वो भी ज़्यादा डुएबल लगे, तो उन पर भी हम बात करेंगे वन बाय वन। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की जिसमें सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ, सीडीएस शामिल हैं, तो हमारे अलग अलग बैचेज हैं, इनमें आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये जो समग्र बैच है ये हॉलिस्टिक बैच है, जिनमें पीवाईक्यू के साथ साथ हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज और करंट अफेयर्स भी कवर्ड हैं। ये कोर्स के फीचर्स हैं। इंक्वायरी के लिए ये नंबर हैं, और ये यहाँ पे भी टेलीग्राम की भी आईडीज़ हैं जिनसे आप कांटेक्ट करके समझ सकते हैं किस तरीके से प्रोग्राम वर्क करेगा। धन्यवाद।